स्टूडेंट्स, क्या आप हैं 10th की मैथ्स के लिए परेशान कि इसको बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे तैयार करें? तो परेशान होना छोड़िए, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए पास्ट पेपर की एक ऐसी सीरीज जिसको तैयार करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 10th क्लास के पास्ट पेपर 2018 सॉल्व करेंगे। ग्रुप 1 है, साइंस ग्रुप है और इसमें एमसीक्यूज के लिए टाइम अलाउड कितना होता है? 20 मिनट्स। ऑब्जेक्टिव टाइप को फिल करना होता है सर्कल को। डबल कटिंग और फिलिंग आर नॉट अलाउड, उसके 0 मार्क्स होंगे। ये एक नोट था, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। 2x+1 ओवर x+1 इंटू x माइनस 1 इज, ये कौन सी फ्रैक्शन है? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इक्वेशन, अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इनइक्वेशन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो। ये ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो या ग्रेटर हो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब डिग्री कैसे चेक करते हैं? जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, यहाँ पे इसकी पावर 1, उसको डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 1, और यहाँ पे 1। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी, 1 + 1, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, पॉइंट -1 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यहाँ पे देखें, कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको कहते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। यहाँ पे देखें, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। कोई भी पॉइंट लेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का जो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखें, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 है, अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू। कि एक कंप्लीट सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं? 90 डिग्री ये भी नहीं हो सकता। 180 डिग्री सर्कल का हाफ होता है। 270 डिग्री 3/4 पार्ट होता है सर्कल का, और ये होता है कंप्लीट पार्ट 360 डिग्री। यहाँ पे स्टूडेंट 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। तो सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। या हाफ ऑफ अ सर्कल का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। या 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपने याद रखना है। इसी तरह 3/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल क्या होगा? 270 डिग्री। और फुल सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टू सो ऑन। यहाँ पे 90 डिग्री पूरे, 91, 92 अप टू सो ऑन। यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे आज चलते जाएं सो ऑन। तो यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे सर्कल कंप्लीट होगा, रोटेशन कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 4 है, द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज। अब ऑक्टागन कौन सी होती है? 8 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब होता है 8 साइडेड। अब यहाँ पे इसका जो एंगल है एक्सटर्नल वो कितना होता है? मैं इस साइड को प्रोड्यूस करूंगा, आगे यहाँ तक प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल ये कितना होगा? इसका यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल ये होगा 45। π/4 का मतलब होता है 45। तो यहाँ पे 45 होगा। अब इंटरनल एंगल कितना होगा? अब आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 135, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180। यहाँ पे 45 है तो रिमेनिंग एंगल कितना आ गया? 135। ये भी 135, 135, 135, 135, 135। इस तरफ इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल इंटरनल एंगल का सम आ जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। कि ये आउटसाइड पॉइंट है एक सर्कल से, यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये फर्स्ट टेंजेंट है, ये सेकंड टेंजेंट, तो ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगे। यहाँ पे जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहे हैं, इन दोनों की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों इक्वल होंगे। ये चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट है, ये आप वहां से देख सकते हैं इसको। एमसीक्यू नंबर 6 है, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 16 इज इक्वल टू 0। इनका सोल्यूशन सेट क्या होगा?
इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 16 को राइट साइड पे कैरी करेंगे तो प्लस 16 होगा, फिर 4 को इस साइड पे कैरी करेंगे डिवाइड होगा, 4 4 आर 16 होगा, 4 आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आंसर आएगा, प्लस माइनस 2। तो ये इसका आंसर होगा। प्लस माइनस 2 सिंपल नहीं लिखेंगे, इन दोनों में फर्क है, ये सोल्यूशन सेट है, ये ओनली वैल्यूज। एमसीक्यू नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल। अब ये फ्रैक्शन टाइप है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम बाय एरो मेथड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा आएगा, फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, इफ यू ओवर वी इज इक्वल टू वी ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू के, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, u ओवर v इज इक्वल टू के पुट करेंगे, v ओवर w इज इक्वल टू के पुट करेंगे। तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v के, v को हम कैरी कर लेंगे तो v के बन गया। इसी तरह v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, w के, w को कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे v की प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगी, u इज इक्वल टू डब्ल्यू के इंटू के। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डब्ल्यू के स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 है, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट इज मेजर्ड बाय। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है, फर्स्ट वाली एक लास्ट वाली, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक्सटेंट का मतलब होता है बढ़ाना, वुसअत, तो एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है रेंज, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम कहते होते हैं रेंज, उसको कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर congruent, the central angle made by the chord will be। कितना होगा वो, 60 डिग्री होगा। कैसे होगा देखते हैं कि कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, सर्कल के कोई से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, उसको हम कहते हैं कॉर्ड, और सेंटर में से पास ना करें। अब अगर कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट ये होता है कि अगर दोनों की लेंथ इक्वल हो तब यहाँ पे बनने वाला सेंट्रल एंगल कितना होगा। सेंट्रल एंगल कौन सा होता है, जिसका वर्टेक्स सेंटर के ऊपर हो, सर्कल के सेंटर के ऊपर जिसका वर्टेक्स हो उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। अब जैसे हमने इन दोनों को इक्वल पुट किया तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल आई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, और जिसमें तीनों साइड्स इक्वल ना हो उसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, और जिसमें कोई सी 2 साइड्स इक्वल हो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं, 60, 60 और 60। तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 60। अब 60 कैसे होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके तीनों एंगल भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। यहाँ भी एंगल और यहाँ का एंगल, यहाँ के एंगल तीनों सेम हो। अब आपको पता है ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180। अब तीनों एंगल इक्वल थे तो हर एंगल कितना होगा, 60, 60, 60, क्योंकि 180 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो एंगल कितना आता है, 60। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये आइडेंटिटी है, इसको आपने याद करना है एज इट इज। एमसीक्यू नंबर 12 है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, कितना होता है, 1। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0, या ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आएगा, वो भी 1 होता है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। ये आपने सारी प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 2 से देख लेनी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एमसीक्यू नंबर 13 है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे उसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। कॉर्ड क्या होती है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे और सेंटर में से पास न करे। अगर सेंटर में से पास कर जाए तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 है, इन अ प्रोपोर्शन A:B प्रोपोर्शन C:D, B एंड C आर कॉल्ड। B और C कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, मिड में, प्रोपोर्शन के मिड में हैं, तो इस वजह से इनका नेम क्या होगा, मीन, और लास्ट वाले दोनों का नेम क्या होगा, एक्सट्रीम। एमसीक्यू नंबर 15 है, लास्ट एमसीक्यू है, बहुत ईजी, आप छोटी क्लासेस में भी सेट्स के बारे में पढ़ के आए हैं। अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। चैप्टर नंबर 5 है सेट्स, तो वहां से ये एमसीक्यूज आया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है सब्जेक्टिव टाइप, उसका टाइम कितना होता है, 2 आवर 10 मिनट। तो टोटल टाइम मैथ्स पेपर में कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट। तो उनमें 20 मिनट्स एमसीक्यूज के लिए और 2 आवर 10 मिनट्स सब्जेक्टिव टाइप के लिए। इसमें 60 मार्क्स होते हैं। इसके पार्ट 1 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई से 6 आपने करने होंगे और उसके 12 मार्क्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2, वहां से ये उसका पार्ट आया है, x² - x - 20 इज इक्वल टू 0। इसको हमने मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, x² एज इट इज आएगा, -20 भी एज इट इज, माइनस x को क्या लिखेंगे, -5x + 4x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे अनकॉमन में क्या रह गया, x - 5। यहाँ पे 4 कॉमन है तो अनकॉमन में x - 5, क्योंकि 4 5 आर 20 होता है। अब पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, x - 5, तो x - 5 हमने कॉमन लिया, अनकॉमन में क्या रह गया, x + 4। अब दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट करना। x + 4 इज इक्वल टू 0
तो यहाँ पे 4 को कैरी करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 5 को कैरी करेंगे तो क्या बनेगा +5। तो सोल्यूशन सेट क्या बना -4 एंड 5। तो इस तरह आपने मिड टर्म ब्रेक करना। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंडर हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन। जैसे ये 2 एग्जांपल्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड होता है? b² - 4ac। अब यहाँ पे x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और जो कांस्टेंट हो उसको c कहते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू -8 पुट की, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3। इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? -8। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट 1 - ओमेगा होल पावर 7। इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूएट करना। तो वो हमने लिखा 1 एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन लिया? माइनस कॉमन लिया। तो यहाँ क्या रहेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब आपको पता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है? 0। यहाँ से 1 को हम राइट साइड पे कैरी करेंगे, वो -1 बनेगा। अब इसकी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये यहाँ पे हमने पुट कर। तो 1 एज इट इज। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? -1 के होल पावर 7। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1 + 1 2 पर 7 कितना होता है? 128। तो इस तरह इनको आपने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके होता है? -b/a। तो b की वैल्यू क्या है? -5। माइनस इंटू -5, a की वैल्यू 1 है तो 1 पुट की, 5/1 सम आ गया 5। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा c/a। तो ये फॉर्मूला है, आपने याद करना है। सम ऑफ द रूट्स हमेशा क्या होगा? -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। तो यहाँ c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो प्रोडक्ट कितना आ गया? 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल दिस। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को लिखना है, फिर उसमें से x की वैल्यू निकालनी है। कितनी है? x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -3। अब इस पॉलिनोमियल को हमने कैसे लिखना है? यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन, सबसे पहले हाईएस्ट वेरिएबल जो है हाईएस्ट डिग्री, उसका कोफिशिएंट लिखा जाएगा 4। उसके बाद x³ के बाद x² वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, वो मिसिंग है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। उसके बाद x की वैल्यू आनी चाहिए -5, उसका कोफिशिएंट लिखा। फिर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 15 और जब हमने लीनियर फैक्टर निकाला -3, उसको यहाँ पे। अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते? जो फर्स्ट वैल्यू वो एज इट इज आ जाती है। फिर उसके बाद ये जो -3 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख। इनको प्लस माइनस करेंगे तो -12 + 0 का आंसर क्या आएगा? -12। फिर इस -12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट वैल्यू के अंडर। तो 36 बना। इनको प्लस माइनस करें, 36 - 5 का आंसर क्या आएगा? 31। फिर 31 को -3 से मल्टीप्लाई करें, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे -93। अब इनको प्लस माइनस करें तो क्या आंसर आता है? -78। जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर कितना आ गया? -7। और ये हमारे पास कोशेंट की वैल्यू होती है। इसको कैसे लिखना होता है? सबसे पहले कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लिख लिया। उसके बाद हमारे पास अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कांस्टेंट, फिर उसके बाद x की वैल्यू, फिर उसके बाद x² की, फिर उसके बाद x³ की, फिर x4 की। इस तरह आती है वैल्यू। सबसे पहले कांस्टेंट आ गया, फिर उसके बाद x वाली वैल्यू -12x। 31 के शुरू में कौन सा साइन था? प्लस का, तो प्लस आया। यहाँ इसके शुरू में कौन सा साइन है? माइनस का, तो -12x। यहाँ 4 के स्टार्ट में कौन सा साइन है? प्लस का, तो 4x² बना। तो ये हमारे पास कोशेंट आ गया। इसको लिखते हैं Q ऑफ x। ऑफ x क्यों लिखते हैं? क्योंकि x वाला पॉलिनोमियल है ये सारा। 7 शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियोज 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। ये 2 रेशियोज इक्वल है। यहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों रेशियोज को इक्वल पुट किया। यहाँ से आपको पता है रेशियो ओवर की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। 2p + 5/3p + 4 इज इक्वल टू 3/4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। 4 को 2p + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3p + 4 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर। 4 2 = 8p, 4 5 = 20, 3 3 = 9p, 3 4 = 12। यहाँ से लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी साइड। 9p को कैरी किया तो -9p, 12 - 20, तो क्या आंसर आया? -8। यहाँ पे -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, p की वैल्यू 8 आ गई। डिफाइन जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन में डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का कॉम्बिनेशन होता है, बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन। फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू a² - b² एंड a-। अब थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, वहाँ पे 2 वैल्यूज, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू को कैसे पुट करेंगे? लेट x इज इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शनल। x थर्ड प्रोपोर्शनल है तो उसको लिखेंगे कैसे? इसमें हमेशा आपने लिखना है सेकंड वैल्यू को 2 टाइम, a - b प्रोपोर्शन a-। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको लास्ट पे लिखें। तो सॉल्व कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मीन। ये फॉर्मूला है, ये जो मीन्स है इन दोनों का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम इन दोनों का प्रोडक्ट। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, फिर a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो कितने टाइम है, ये 2 टाइम एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई और इस साइड पे कैरी करेंगे तो डिवाइड होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a। यहाँ से a माइनस बी से कैंसिल हुआ, a माइनस बी ओवर a प्लस बी, ये हमारे पास आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.3, उसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है, आपने उस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी तरह इसमें भी 9 पार्ट्स होंगे, कोई से 6 करने होंगे, 12 मार्क्स टोटल बनेंगे आपके। चैप्टर नंबर 4 से फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, ऐसी फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो या ग्रेटर हो, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर लेस हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखें, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ये इक्वल आ गई तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिग्री स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इक्वल आ गई डिग्री, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए, इसकी डिग्री न्यूमरेटर की ग्रेटर है फ्रॉम द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे 3 है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n of x over d of x where n of x and d of x are polynomials in x with real coefficients is called a rational fraction। रैशनल फ्रैक्शन वही होती है जो सिंपल फ्रैक्शन में हमारे पास लिखी हो, लेकिन यहाँ पे पोलिनोमियल्स की फ्रैक्शन को हम रैशनल फ्रैक्शन। द पोलिनोमियल d of x is not equal to 0 in the expression, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, अगर 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो। जैसे ये हमारे पास 2 रैशनल फ्रैक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड, 2 सेट्स गिवन है, इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो उसको 1 टाइम, 1 4 7 9 2 4 5, तो इसमें क्या आएगा 1 2 4 5 7 9, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर। जो रिपीट हो रहा है इसमें उसको ओनली 1 टाइम लिखना है, 4 2 टाइम था उसको ओनली 1 टाइम लिखना, इस तरह 9 भी 2 टाइम है उसको भी ओनली 1 टाइम। अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो वो कौन सा सेट होता है, कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है। अगर यहाँ पे कहता है x इंटरसेक्शन y, तो क्या आंसर आना था, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट 4 और 9, तो वो आंसर आना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू a b b इज इक्वल टू c d देन फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस। कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये कैसे फाइंड होता है। 2 सेट्स गिवन है, a क्रॉस b फाइंड करना है, तो a सेट लिखा, b लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा है उसमें। अब कैसे इसको करते हैं, a का ऑर्डर पेयर बनेगा c के साथ पहले, फिर a का ऑर्डर पेयर d के साथ, फिर इसी तरह b का ऑर्डर पेयर c के साथ, b का ऑर्डर पेयर d के साथ। अब b क्रॉस a करना है तो b सेट पहले आ जाएगा, a सेट बाद, तो c a आएगा पहला ऑर्डर पेयर, फिर c b आएगा, फिर d a d b। तो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट, b क्रॉस a का कार्टेशियन। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हों, तो वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, a के एलिमेंट कितने हैं 2, b के एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 2s आर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b आर 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर पेयर हो। इसी तरह इसमें भी 4 ऑर्डर पेयर हो। डोमेन सेट क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में है डोमेन सेट। स्टूडेंट्स, जैसे b क्रॉस a है, इसको रिलेशन भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं। अब इसमें ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उनका जो सेट बनता है उसको हम डोमेन सेट कहते हैं। डोमेन सेट ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ R इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। अगर इस पूरे को हम रिलेशन कहें तो इसका डोमेन सेट क्या बनेगा, इसमें ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट C D। अब अगर डोमेन लिखेंगे तो कैसी लिखी जाएगी CD, क्योंकि रिपीटिंग एलिमेंट को सेट में ओनली 1 टाइम, तो इसको कहते हैं डोमेन सेट। रेंज सेट कौन सा होता है, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट, उनके सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज सेट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड A एंड B, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 ऑर्डर पेयर्स हैं वो इक्वल की, तो A - 4 B - 2 इज इक्वल टू क्या है 2, 1। आपको पता है ऑर्डर पेयर जब इक्वल हो तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड होता है। तो a - 4 की वैल्यू क्या आ गई, 2 के इक्वल हमने उसको पुट किया, तो लीनियर इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होती है, वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी साइड। -4 को राइट साइड पे कैरी करेंगे तो वो क्या बनेगा +6, -2 को राइट साइड पे कैरी करेंगे तो वो +2 बनेगा। b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 6 बन। इस तरह कोई और भी आ सकता है, उसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। डिफाइन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये फॉर्मूला होता है। x बार से इसको डिनोट करते हैं, समेशन x ऑब्जर्वेशन का सम होता है, ये समेशन होता है। समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, ये अरिथमेटिक मीन, सिंपली मीन भी कहते हैं इसको। फाइंड अरिथमेटिक मीन, ये वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इन सभी का सम करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज 8, तो उन पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीन कितना आ गया 24.5। x बार से उसको रिप्रेजेंट। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर, ये सैलरीज गिवन है, इनमें हमने रेंज फाइंड कर। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15,000 और मिनिमम 11,500, इनको माइनस करेंगे 3,500, रेंज आ जाए। वो जो रेंज हमने पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो वो रेंज यही। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद इसमें भी
9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कोई से 6 आपने करने होंगे, 12 मार्क्स। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइंड डिग्री। डिग्री क्या होती है? If we divide the circumference of a circle into 360 equal arcs, then the angle subtended at the center of the circle by one arc is called 1 degree and is denoted by 1। यहाँ पे देखें ये सर्कल है, अगर यहाँ पे ये वाली आर्क, यहाँ इसको हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करें, इस पूरे सर्कल को 360 आर्क्स में डिवाइड करें उसके सर्कमफेरेंस, तो हर जो आर्क होगी यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है उसका जो एंगल होगा सेंटर, उसको हम कहेंगे 1 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अप टू सो ऑन। यहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, पूरा रोटेशन कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। 25 डिग्री 30 मिनट टू डेसिमल डिग्री में लिखना है। 25 डिग्री एज इट इज लिखा प्लस 30 मिनट। अब 30 मिनट है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, मिनट से अगर हमने जाना हो डिग्री तो 60 से हमने डिवाइड करना, क्योंकि एक डिग्री में मिनट्स कितने होते हैं 60, तो इसलिए इसको किस पे डिवाइड करेंगे 60। मिनट से डिग्री में जाना हो तो कैसे डिवाइड करते हैं 60 से। इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 डिग्री 30 मिनट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 आवर 30 मिनट, उसका मतलब क्या होता है 1 आवर प्लस 30 मिनट। इसी तरह यहाँ भी 25 डिग्री 30 मिनट है तो 25 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब 30 मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना था तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए हम 60 से डिवाइड करते। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया 0.5 डिग्री। तो पूरा अगर इसको ऐड करें तो कितना बनेगा 25.5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आर इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। थीटा को हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री। डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई, ये आपने याद रखा। तो डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, 180 से 180 कैंसिल हुआ तो पाई रेट, थीटा के क्या आ गया पाई रेट। अब हमारे पास फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है पाई, आर की वैल्यू 4.9, पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो कितना बनेगा 10। तो यहाँ से इनको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे कटिंग करके तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15.4। तो ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने याद रखना है राइट एंगल कौन सा होता है जो 90 डिग्री का हो। अब 90 से कोई लेस एंगल होगा उसको कहेंगे एक्यूट एंगल, और 90 से ग्रेटर एंगल को क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे देखें ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऊपर होती स्ट्रेट लाइन तो एंगल कितना होना था 90। अब 90 से ये लाइन क्या हो रही है ग्रेटर, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा जो 90 से ग्रेटर हो। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर हो उसको क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। डिफाइन सर्कुलर एरिया। सर्कुलर एरिया कौन सा होता है, द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर एरिया। पाई आर स्क्वायर इज द सर्कुलर एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। ऐसा एरिया जो सर्कुलर शेप के साथ बाउंडेड हो उसको हम क्या कहते हैं सर्कुलर एरिया। नेम से भी वाज़ेह हो रहा है। डिफाइन लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की लाइन लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो सिंपली है कि जहां से टेंजेंट स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर जहां पे वो सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका जो होगा उसकी मेजरमेंट को हम कहेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट। यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है तो जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट कर रहा है सर्कल के साथ, टच कर रहा है सर्कल को, तो उसको मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट। 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एन आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क का मतलब क्या है पार्ट ऑफ अ सर्कल। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज एनी पोर्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का कोई सा पार्ट ले लें उसको हम क्या कहेंगे आर्क। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल कौन सा होता है, प्लेन फिगर होती है बाउंडेड बाय 2 रेडियाई। यहाँ पे देखिए शेप में 2 रेडियाई, ये फर्स्ट रेडियाई ये सेकंड रेडियस, तो 2 रेडियाई एंड द आर्क, ये वाली आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, इनके दरमियान वाली आर्क और 2 रेडियाई, इनके दरमियान जो बाउंडेड एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल कौन सा होता है जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करे। जैसे ये ट्रायंगल है इसके 3 वर्टिसेस हैं, वहां से जो सर्कल पास होगा उसको हम क्या कहेंगे सर्कम सर्कल। स्टूडेंट्स पार्ट 2 है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई से 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ऊपर वाले 4 में से कोई से 2 करने हैं और क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी होता है, उसमें थ्योरम्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन। चैप्टर 1 से रिलेटेड है ये। x पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू और दूसरा हम डायरेक्ट भी कर सकते मिड टर्म ब्रेक कर। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक से किया हुआ है, x4 एज इट इज लिखा, 36 भी एज इट इज लिखा, 13 एक्स स्क्वायर को क्या लिखा माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है,
एक्स स्क्वायर कॉमन है क्योंकि एक्स स्क्वायर इस वैल्यू में भी है, इसमें भी है। तो यहाँ क्या रह गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ ओनली 9 रह गया। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है -4, तो यहाँ क्या रह गया एक्स स्क्वायर -9। अब पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर -9 कॉमन है। अनकॉमन में क्या रह गया एक्स स्क्वायर -4। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9 को कैरी किया राइट साइड पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 9। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा +-3। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, -4 राइट साइड पे कैरी होकर +4 बनेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा +-2। तो यहाँ से सोल्यूशन सेट बना +-2 एंड +-3। नेक्स्ट हमारे पास उसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। ये चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 2.2। प्रूव दैट x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। राइट हैंड साइड लेंगे और इसको इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। एक्स प्लस वाई एज इट इज आया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को फिर ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। फिर ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एक्स वाई बनेगा। ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इन दोनों में हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई। अब आपको पता है जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -। कैसे होता है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। यहाँ 1 को कैरी करेंगे राइट साइड पे तो क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा माइनस, तो उसकी वैल्यू -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या आएगा -एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.4। उससे रिलेटेड है, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये वैल्यू गिवन है, इसको यूज करते हुए इसकी वैल्यू हमने फाइंड। तो यहाँ से हमने हिंट मिल रहा है कि पहले हमने x के साथ 2y का पेयर बनाना है, फिर x के साथ 2z का पेयर, वो यहाँ से बने। इस वैल्यू को हमने एज इट इज लिखा, फिर 4yz को स्प्लिट किया 2y इंटू 2z, इसका आंसर 4yz ही आता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें x के साथ 2y चाहिए, फिर x के साथ 2z चाहिए। तो यहाँ से हमने 2y को कैरी किया इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे क्या हो गया डिवाइड। यहाँ पे क्या रह गया 2z ओवर y प्लस g। अब इसके ऊपर हमने बोथ साइड कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करना है। ये a ओवर b है, ये c ओवर d। तो कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम क्या होता है, a प्लस b a माइनस c प्लस d क्या था y प्लस c प्लस डी सी माइनस डी, माइनस की वजह से साइन चेंज हुए। अब इस साइड को आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, ये साइड एज इट इज आती जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। 2z प्लस जी का आंसर क्या आएगा 3z प्लस वाई एज इट इज। 2z माइनस जी का आंसर आएगा माइनस वाई एज। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ x के साथ कौन सा पेयर है 2z का, उसको अरेंज करेंगे। यहाँ से अब किसको कैरी करेंगे 2z को इस साइड पे कैरी करेंगे, 2y एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको फिर स्प्लिट किया, 2z को कैरी किया, 2y एज इट इज रहा। अब इसके ऊपर हमने कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अगेन अप्लाई करना। x प्लस 2z आएगा, फिर x माइनस 2z आएगा। यहाँ पे c ओवर d है तो c प्लस d c माइनस d। 2y प्लस y प्लस g, 2y माइनस y माइनस 2y प्लस y का आंसर क्या आएगा 3y प्लस g। 2y माइनस y क्या आएगा y माइनस g। अब इन दोनों की वैल्यूज सेपरेटली हमने फाइंड कर ली, इन दोनों का सम करेंगे। सम कैसे करते हैं कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड। तो हमने इनको ऐड कर दिया। इस साइड पे देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको सिंप्लीफाई नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में z माइनस वाई है, यहाँ y माइनस, दोनों वैल्यू सेम है बट इनके साइन क्या है ऑपोजिट। इनके साइंस को हम सेम करें, इसको भी z माइनस वाई बनाएंगे। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस बना और जो z था वो प्लस हो गया, y वाली वैल्यू माइनस। अब इनका एलसीएम क्या आ रहा है z माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3z प्लस वाई एज इट इज। इस माइनस की वजह से इनके साइन क्या होंगे चेंज, 3y माइनस z। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें 3z माइनस z, आंसर क्या आएगा 2z। फिर y माइनस 3y का आंसर माइनस 2y। इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2 इंटू z माइनस वाई ओवर z माइनस वाई। जी वाई माइनस वाई से z माइनस वाई कैंसिल होगा, 2 आंसर आ। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इनको सॉल्व कर। बी पार्ट है इसका, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 4 है, 4.2 से ये क्वेश्चन आया है। लीनियर फैक्टर्स हैं लेकिन रिपीटिंग, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, एक दफा स्क्वायर के बगैर और एक दफा स्क्वायर के साथ, और जो लीनियर फैक्टर होता है उसको एज इट। फिर हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना। इस साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 9 रह जाएगा। इस वैल्यू के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 में से x प्लस 2 की एक वैल्यू कैंसिल होगी, तो क्या रह जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 एक रह जाएगा और साथ x माइनस। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या रह जाएगा ओनली x b इंटू एक्स माइनस। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, c इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर।
ये इक्वेशन 1 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमने कोफिशिएंट को कंपेयर भी करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया तो x स्क्वायर, 2 को -1 से किया तो -2, 2 -1 1 x आ। सिंपली मल्टीप्लाई जैसे करते हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया। b इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज, c इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ये फॉर्मूला ओपन होगा। अब यहाँ पे जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं x प्लस 2 और x माइनस 1, इन दोनों को हमने दोनों बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। इसको हम जीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियर फैक्टर नहीं। पहले x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर। 9 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 -2 -1 -2 -1 c इंटू -2 प्लस 2। अब यहाँ पे देखें -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू ही जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना तो जीरो होता है। यहाँ -2 -1 का आंसर क्या आएगा, -3 भी आ जाएगा। यहाँ -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो b वाली वैल्यू बचेगी हमारी -3b इज इक्वल टू 9। -3 को कैरी करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, 3। इसी तरह अब हमने x -1 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या आई, 1। इसको भी इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 c इंटू 1 प्लस 2, तो ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। c की वैल्यू रह जाएगी, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9c इज इक्वल टू 9, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमारा मेन टारगेट था अननोन वैल्यूज जो a, b और c, इनकी वैल्यूज फाइंड करना। तो हमारे पास b और c की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू फाइंड करना। अब वो कैसे करेंगे, लीनियर फैक्टर तो हमारे पास है नहीं अब, तो इस इक्वेशन में कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे हाईएस्ट पावर से स्टार्ट लेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम 2 से हमने हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना। हाईएस्ट पावर कौन सी, x स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट इक्वेट करें। लेफ्ट साइड पे देखें x स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 0 है, मिसिंग है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 0 होगा। राइट साइड पे देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a लिख दिया। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट c भी बन रहा है, तो c लिख, a प्लस c। अब c की वैल्यू क्या गिवन थी, अभी हमने फाइंड की थी, वो पुट करेंगे, +1 है, इसको इस साइड पे कैरी करेंगे तो a की वैल्यू आ। अब a, b और c की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c वी गेट a की वैल्यू क्या थी, -1 ओवर x प्लस 2, b की वैल्यू क्या थी, -3 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर, c की वैल्यू थी 1 ओवर x माइनस। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है कि प्लस वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद माइनस वाली वैल्यू लिखी जाएगी, फिर उसके बाद 3 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर वाली। आपकी मर्जी है, यहाँ तक भी आंसर है, जैसे मर्जी इसको लिख। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल करना है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इसको देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो फ्रॉम द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री कैसे चेक करते हैं, यहाँ इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, 2 + 1 3 हो, और इसकी डिग्री कितनी है, 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह इनको हमने सॉल्व करना, पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है, सेट्स वाला चैप्टर है ये। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। हमने प्रूव करना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए को बी के साथ हम सेपरेट करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ दरमियान में यूनियन आ। इसको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी, 2 4 6 8 यूनियन 1 4 8। यूनियन कैसे फाइंड होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम, तो ये यूनियन आ गया इन दोनों। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, सेट ऑफ द कॉमन एलिमेंट। ए 1 2 3 4 5 6 था और ये वाली वैल्यू एज इट इज आई। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 4। राइट हैंड साइड भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, पहले इंटरसेक्शन करेंगे, फिर उनका ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 4 6, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 4। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, 1 2 4 6। तो देखें ये वाला आंसर 1 2 4 6 और ये वाला दोनों सेम, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से हमने इनको प्रूव कर। बी पार्ट है चैप्टर नंबर 6 से, एक्सरसाइज 6.3 है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस फॉर द सेट ऑफ नंबर्स 12 6 7 3 15 10 8 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन, एस से डिनोट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। जिनको फार्मूला आएगा उन्हीं को ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फार्मूला हमें सारा गाइड करेगा कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। सबसे पहले आपके पास एक्स होना चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज को हम एक्स कहते हैं, एक्स ऑब्जर्वेशन होती हैं। उसके बाद एक्स बार होना चाहिए, एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स बार क्या होता है, मीन होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज, वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन। फिर x माइनस एक्स बार को हमने माइनस करना,
हर x की वैल्यू में से x बार को माइनस करेंगे। तो 12 माइनस 9.5 का आंसर क्या आएगा 2.5, से 6 माइनस 9.5 का आंसर माइनस 3.5, 7 माइनस 9.5 का आंसर क्या आएगा माइनस 2.5। ये सारी x की वैल्यूज हैं और x बार क्या है 9 पॉइंट, उनको माइनस करते जाएं कैलकुलेटर से, आपके पास वैल्यूज आती। फिर इन वैल्यूज का हमने स्क्वायर कर, क्योंकि यहाँ हमें स्क्वायर चाहिए। 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा, 25 इसका स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा। इस तरह सभी का स्क्वायर करना है। उसके बाद फॉर्मूला क्या कह रहा है, स्क्वायर कर लिया आप, माइनस भी कर लिया, स्क्वायर भी कर लिया, आप समेशन करें। इन पूरी सभी वैल्यूज का सम करना है, समेशन करना है, वो कितना आता है 190। अब इस फॉर्मूले में पुट करें 190/8, सिंप्लीफाई करें 23.75 बनेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करें 4.87 आंसर आएगा। तो ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 7.4 है। प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा सीकेंड थीटा। 4 मार्क्स होंगे इसके, ये 4 मार्क्स लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, फिर यहाँ एलसीएम बाय एरो मेथड अप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 2 टाइम आ जाएगा, फिर ये भी सेम वैल्यू है, ये भी 2 टाइम आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सेम वैल्यूज हैं, ऊपर क्या आ जाएगा इनके स्क्वायर, ये भी दोनों सेम वैल्यूज है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अब स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ भी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर नहीं होता, थीटा के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं लिखते, रेशो के ऊपर स्क्वायर होता। अब यहाँ पे देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस की वजह से इसके साइन चेंज होंगे, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, +1 -1 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस में कैंसिल हुए, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कितना बना 4 साइन थीटा। और यहाँ पे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसको एक स्टेप अरेंज करके उसने कटिंग की है, मैंने डायरेक्ट कर दी है। यहाँ पे 1 को उसने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसको भी आपने याद रखना है। ऐसे करके आप एक स्टेप इसका बढ़ा सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है आपने। चैप्टर नंबर 7 में स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज काफी हैं, उनको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो चैप्टर नंबर 7 आपको आएगा। अब यहाँ पे देखें 4 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको 2 टाइम लिखेंगे, एक साइन थीटा के साथ लिखेंगे कॉस थीटा और एक 1 ओवर कॉस थीटा सेपरेट कर, क्योंकि इनका आंसर अगर मल्टीप्लाई करें तो यही आता है। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है टैन थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन आया है। 7 और 13 की पेयरिंग होती है, 1 और 2 की, 3 और 4 की, 5 और 6 की, फिर 7 और 13 की पेयरिंग होती है। ये पेयरिंग आपने याद रखी। यहाँ पे 2 सर्कल के रेडियस गिवन है 2.5 और 3 सेंटीमीटर। 2 अनइक्वल सर्कल्स हैं और 6.5 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से उनका डिस्टेंस कितना है 6.5 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, पहले हमने सर्कल ड्रॉ करना है, ये वाला 3 सेंटीमीटर ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास की मदद से कंपास को ओपन करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस के साथ, फिर सर्कल ड्रॉ करना। और ये वाला जो सर्कल है ये कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर का, और ये सर्कल होगा 2.5 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल आपने ड्रॉ कर लिए, अनइक्वल सर्कल्स होंगे। फिर आप इन दोनों के दरमियान में गैप कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। पहले 6 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे, फिर उनके जो एंड पॉइंट्स होंगे वहां पे आपने सर्कल ड्रॉ करना। फिर इसका जो मिड पॉइंट होगा वहां पे कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ से रखकर यहाँ तक इसके एंड पॉइंट 6 सेंटीमीटर टोटल था, तो हाफ उसका कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे आपने यहाँ पे रखना है और इसको सर्कल को पूरे को रोटेट कर देना। ये जो बड़ा सर्कल है ये कैसे ड्रॉ हुआ, यहाँ पे मिड पॉइंट पे हमने सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। स्टूडेंट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चॉइस है आपके पास, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास पहले जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 वहाँ से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके पास एक्स्ट्रा है, करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आपके वैसे भी लॉन्ग पूरे हो जाए। मैं फिर भी इसको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इसकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊँ, उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बड़ा सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एक छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कम होगा इस सर्कल से। ये सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे, अपनी मर्जी से उसका रेडियस आपने रख लेना है, लेकिन इससे छोटा हो। जब उसको ड्रॉ करेंगे तो ये बड़े सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा हो वहां पे कॉमन पॉइंट को आपने मार्क कर लेना है, उसके सेंटर से उसको स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देना आगे तक। यहाँ भी इसी तरह आगे तक आपने स्ट्रेट लाइन के साथ उसको ज्वाइन कर। अब हम इस लाइन को जहां तक ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे इस लाइन के और इस लाइन पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें। अब पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो सर्कल को जिस पॉइंट पे वो कट कर रही होंगी उन पॉइंट्स को आपने मार्क कर लेना है, यहाँ भी मार्क कर लेना है। फिर इस पॉइंट को
इस पॉइंट के साथ स्केल की हेल्प से आपने ज्वाइन कर देना है। ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो दूसरा टेंजेंट आपके पास आ जाए। तो इस तरह आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें थ्योरम्स होते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। के सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, किसके ऊपर? कॉर्ड ऑफ द सर्कल, उसके ऊपर हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर लाइन। तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ये हमने प्रूव कर। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि इसका ये मिड पॉइंट पे कट करती है, ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में कट करना। तो हमने इस लेंथ को इसके इक्वल प्रूव करना। तो कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये टू ट्रायंगल्स आएंगी। अब इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए हम इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रेंट करेंगे। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगी, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। अब मेन टारगेट हमारा दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना। स्टूडेंट्स अब गिवन देखते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। उनका सेंटर कहाँ पे? ओ पे। ए बी एक कॉर्ड है, उसका सेंटर ओ है। सो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड लाइन सेगमेंट ए। ये कॉर्ड जो है लाइन सेगमेंट ही होता है ए बी। ओ एम क्या है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ओ ए बी के ऊपर। हमने प्रूव क्या करना है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। एम जो है इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, उसका मतलब है मेजरमेंट ए एम और बी एम इक्वल है, ये हमने प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ओ को ज्वाइन करेंगे ए के साथ और बी के साथ। अब प्रूफ देखते हैं, इसका स्टेटमेंट्स लिखेंगे, रीजंस लिखेंगे। इन राइट ट्रायंगल कौन कौन सी होंगी? ओ ए एम, ओ ए एम, ओ बी एम, ये टू राइट ट्रायंगल्स हों क्रॉसपॉन्डिंग टू, ये सिंबल को कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एम ए, ओ एम ए ये कितना है? 90 डिग्री। और ओ एम बी ये कितना है? ये भी 90 डिग्री। तो ये गिवन था, स्टेटमेंट में गिवन है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 एंगल होता है, ये गिवन में हमने देखा था कि वो परपेंडिकुलर है। तो इसकी रीजन क्या आएगी? गिवन, क्योंकि ये गिवन में परपेंडिकुलर था। उसके बाद देखें ये वाली जो डॉटर लाइन है, ये 90 के ऑपोजिट साइड है, ये भी 90 के ऑपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज। दोनों हाइपोटेन्यूज क्या होंगे? इक्वल हो। हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए और मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ओ बी, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये सर्कल के रेडियस है, और आपको पता है सर्कल के रेडियस हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ओ एम ये कॉमन है दोनों में, ये इस वजह से इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखें कौन सा पॉस्टुलेट अप्लाई हुआ? एच एस पॉस्टुलेट। एच एस पॉस्टुलेट अप्लाई हुआ कि हाइपोटेन्यूज और उसकी एक साइड ये वाली दोनों इक्वल हो गई दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और इस साइड। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल ओ ए एम, ट्रायंगल ओ बी एम, दोनों क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट हो गई। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रेंट हुई तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ए एम बी एम के इक्वल हो गई। ए एम बी एम के इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज दैट लाइन सेगमेंट ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में 2 थ्योरम्स होते हैं चैप्टर नंबर 9 और 12 से रिलेटेड होते हैं। आपके पास चॉइस होती है, कोई सा एक आपने करना है, उसके टोटल 8 मार्क्स होते हैं। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने पेपर में किसी एक को अटेम्प्ट करना। यहाँ पे याद दोनों ही करने हैं, वहाँ पे अटेम्प्ट किसी एक को करना। अब सेकंड जो थ्योरम है वो चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है, प्रूव दैट एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ पे देखें हमने टू एंगल, पहले स्टेटमेंट को समझ लें कि ये सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये हमने प्रूव कर। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। एंगल ACB एंड एंगल ADB आर सर्कम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। स्टूडेंट सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल, इन दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। सर्कम एंगल वो होता है जिसका वर्टेक्स सर्कमफेरेंस के ऊपर हो, जैसे ये एंगल ACB, फिर एंगल ADB ये सर्कम एंगल, और एंगल AOB सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल जिसका वर्टेक्स किसके ऊपर हो? सेंटर के ऊपर। और यहाँ पे एक रूल है वो आपने याद रखना है। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि जो सेंट्रल एंगल है वो सर्कम एंगल का क्या होता है? डबल होता है। सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल का डबल होता है। ये आपने थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इसको ज़बानी याद रखना है। एज अ रीजन यहाँ पे यूज होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय थ्योरम। टू प्रूव हमने क्या करना है? एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD, ये हमने इक्वल प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन O विद A एंड B, O को A और B से ज्वाइन कर देंगे सो दैट एंगल AOB इज द सेंट्रल। AOB क्या होगा? सेंट्रल एंगल। अब स्टेटमेंट्स और रीजन देखेंगे। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क AB ऑफ अ सर्कल, AB आर्क पे अगर हम स्टैंड करें, खड़े हों, इस साइड से देखें इसको, तो AOB इज अ सेंट्रल एंगल। AOB क्या होगा? सेंट्रल एंगल विद रिस्पेक्ट टू आर्क ए। कंस्ट्रक्शन हमने ऐसी की। एंड एंगल ACB एंड एंगल ADB आर सर्कम एंगल। ACB और ADB क्या होंगे? सर्कम एंगल्स। ये गिवन था। जब वो AOB क्या है? सेंट्रल,
और ये दोनों सर्कम। तो थ्योरम 1 क्या कहता है कि जो सेंट्रल एंगल है वो सर्कम का क्या होता है, डबल। AOB इज द डबल ऑफ द सर्कम एंगल AC। इक्वेशन 1 का नेम दिया। यहाँ पे आपने लिखना है बाय थ्योरम 1, ये नहीं लिखना है, आपने लिखना है सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ द सर्कम एंगल। ये रीजन यहाँ पे आपने लिखा। पेपर में बाय थ्योरम 1 नहीं लिख के आना, जो स्टेटमेंट मैंने बताई वो लिखनी है थ्योरम। इसी तरह एंगल AOB किसका डबल होगा, एंगल ADB। यहाँ पे जो एंगल है इस एंगल का डबल होगा। अगर ये 40 है तो ये 80 होगा। एंगल AOB इज इक्वल टू क्या है, डबल ऑफ द एंगल AD। ये इक्वेशन 2 हुई। अब हमने प्रूव क्या करना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल ACB एंगल ADB के इक्वल है। अब इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखें, लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ चुके। जब लेफ्ट साइड इक्वेशन में इक्वल हो तो राइट साइड भी इक्वल हो। तो 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB। 2 से 2 कैंसिल हुआ, एंगल ACB इज इक्वल टू आ गया एंगल ADB। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पेपर 2018 ग्रुप 1 था, ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, क्यूरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।